तमाम सारे लोग नहीं जानते उस आरएल चंदापुरी को, जिस आरएल चंदापुरी ने बताया था कि वंचित वर्गों के अलावा एक पिछड़ा भी शब्द होता है। इस देश में पिछड़ा वर्ग शब्द का इजाद करने वाले आरएल चंदापुरी को आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस कौम में वो पैदा हो गए थे जिस कौम के अंदर स्वार्थवाद भरा हुआ है। वो कौम के लोग सरदार पटेल को जानते हैं, सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल की जयंती मनाना आसान होता है। सरदार पटेल की जयंती मनाने में आपको पाखंड के विरोध में बात नहीं करनी पड़ती। सरदार पटेल की जयंती मनाते हुए आपको पिछड़े वर्ग की बात नहीं करनी पड़ती, आपको वंचित वर्ग की हकमारी की बात नहीं करनी पड़ती, आपको आरक्षण की बात नहीं करनी पड़ती और आपको दलित पिछड़ी एकता की बात नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसी कौम के लोग इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रामस्वरूप वर्मा की जयंती नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि पाखंड की बात करनी पड़ेगी, हाथ में लाल धागा काटना पड़ेगा, गुलामी की बेड़ियां काटनी पड़ेगी। इसलिए रामस्वरूप वर्मा की जयंती मनाने की हैसियत नहीं है। इसलिए आप लोग आरएल चंदापुरी को नहीं जानते, क्योंकि आरएल चंदापुरी को मानते हुए ये बताना पड़ेगा जनता को कि आरएल चंदापुरी साहब ने 1948 में भारत में ब्राह्मणवाद और पिछड़ा वर्ग आंदोलन नाम से किताब लिखी थी। ये कहते हुए हलक में थूक सूख जाएगा आपका। इसलिए आप आरएल चंदापुरी साहब को नहीं जानते। जिसको मानना इजी होता है उसको आप जानते हो, मानते हो। छत्रपति साहू जी महाराज को मानना कब शुरू किए? जब कांसीराम साहब ने ला करके पकड़ा दिए, लो तुम्हारी जाति के महापुरुष, लो मना लो जयंती। अफसोस जब छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज कहने वाले, शिवाजी महाराज के वंशज अपने आप को कहने वाले, आरएल चंदापुरी रामस्वरूप वर्मा जी के वंशज कहने वाले जब मंच पर केवल एक ही जाति के लोगों को बैठाते हैं तो अफसोस होता है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने ये सोच करके आरक्षण की कल्पना और परिकल्पना नहीं की होगी। सोचिए उस महापुरुष के वंशज जिसका नाम आरक्षण के जनक के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा जातिवाद करते हो यार? जातिवाद अगर करते ठीक ढंग से तो विकास पटेल कुर्मी समाज के हर मंच पे दिखाई देते, लेकिन विकास पटेल नहीं दिखाई देंगे। क्यों? नीरज पटेल नहीं दिखाई देंगे। क्यों? सरकार से मोर्चा ले रहे हैं। ये गुलाम कौम है, ये सिर्फ सत्ता में बैठे हुए दलालों को मंच पे बैठाते हैं और उसके बाद रोते घूमते हैं कि हमारे 29 विधायकों के बाद हमारे काम नहीं हो रहे। यहीं पर बैठे हुए तमाम सारे लोग हिम्मत नहीं है मुझे बुलाने की। क्यों? आंख में आंख मिला करके सवाल पूछूंगा अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव सिंह से, केशव प्रसाद मौर्य से और स्वामी प्रसाद मौर्य से, और जितनी ढंग से इनसे सवाल पूछता हूं उतने ढंग से अखिलेश यादव से भी आंख मिला के सवाल पूछता हूं कि जब तुम्हारी सरकार थी उस समय पिछड़ा वर्ग याद क्यों नहीं आया? आज जब सोटा पड़ रहा है, बराबर से सोटा पड़ रहा है, तो भाई को भाई की याद आ रही है। वरना ये भी भूल चुके थे कि सामाजिक न्याय क्या है और भाई से भाई को मिलाना क्या होता है। हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। मैं बार बार अपील करता हूं कि हम ही हैं से काम नहीं बनेगा, हम भी हैं। तमाम सारे लोग अच्छा काम करने वाले हैं, सैकड़ों हजारों लोग अच्छा काम करने वाले हैं, उनमें से हम भी एक हैं। इस विचारधारा से जब काम चलेगा तब सही अर्थों में हम बहुजन की, जिसको एक्चुअल बहुजन, एक्चुअल मूल निवासी, एक्चुअल अर्जक कहा जाता है, जीवी समाज कहा जाता है, उसकी परिकल्पना कर पाएंगे। एक अनुरोध करता हूं आप लोगों से, ये भूल जाओ कि मैं जय मूल निवासी करता हूं, ये भूल जाओ कि मैं जय अर्जक करता हूं, जय भीम करता हूं, जय गाडगे करता हूं। कोई कुछ भी करे, सब हमारे भाई हैं। बस एक बात याद रखो कि मैं भ्रुकुटी तान करके नफरत पैदा करने वाला जय जय श्री राम नहीं करता हूं। मैं ये नहीं करता हूं, इसके अलावा हमारा जो भी भाई जो कुछ करता है हम उसके साथ हैं। समस्या यहां पैदा होती है, हमारा संगठन, हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय, और बार बार इस बात को ले जाकर के समाज को थोप दिया जाता है कि तुम यही करो जो हम कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि सबको समाहित कर लो अपने इसमें। जय ललई कहो, स्वीकार है। जय राम स्वरूप करो, स्वीकार है। किसी भी ऐसे महापुरुष की बात जिसने मानववादी समाज की स्थापना करी, उनका जय करने में क्या तकलीफ है? क्या जरूरत है कि हम अपने संबोधन, अपने सब चीजें अलग करके चले?
कौशलेन भैया बड़े भाई हैं हमारे, उन्हीं से देखता सुनता था उनको तमाम सारे। जिस समय हम लोग सोचते भी नहीं थे कि पत्रिका निकालनी है, उस समय सोशल ब्रेन वॉश नाम से आपने शानदार पत्रिका निकाली। उन्होंने एक बात कही कि अपने मुद्दे गढ़ने, शॉर्ट में कह दिया क्योंकि उससे पहले वो काफी बात रख चुके थे, उन्हीं को मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। क्योंकि एक मीडिया के पत्रकार की हैसियत से इस मंच पर खड़ा हुआ हूं, मीडिया की बात करना बहुत जरूरी है इस मंच से। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि आप किसको वोट करेंगे 2022 में, मुझे नहीं पता, ना मैं जानता हूं ना तय करना चाहता हूं। आपकी मर्जी, आपका वोट, किसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बस एक अनुरोध ये करता हूं, वोट किसी को भी दीजिए, मुद्दा आपका होना चाहिए। आप अगर किसान हैं भाई, आप बीजेपी को पसंद करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी इच्छा। हम तो लोगों को बता रहे हैं कि भैया निजीकरण में सब कुछ बिका जा रहा है, समझना हो समझ लो, ना समझना हो तो आपकी इच्छा। तो आप बीजेपी को वोट दें, कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते आपसे जब मैं चर्चा करूं तो आप ये चर्चा मुझे ना बताएं कि देखो फलानी सरकार में दिमाग खराब थे, फलानी सरकार में वो डीजीपी हो गए थे, फलानी सरकार में वो चीफ सेक्रेटरी हो गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं जो मुझे फलानी सरकार के उदाहरण बताते हैं, क्या वर्तमान सरकार में तुम हो गए क्या? अगर तुम हो गए हो भाई, जातिवाद कर रहे हो तो ढंग से जातिवाद कर लो। अगर जातिवाद की बात करते हो तो ये बताओ कि तुम कहां हो। तुम्हारे व्यक्ति को व्हाट्सएप पोस्ट शेयर करने की वजह से बर्खास्त कर दिया जाता है और तुम सरकार की गुलामी में डले हुए हो। भाई तब चीफ सेक्रेटरी नहीं बनते थे तो अब बन गए क्या? अब बड़े बड़े पदों पर प्रमुख सचिव पहुंच गए क्या? अब तुम्हारे 27-29 विधायक, 2 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अंजू कटियार को जेल जाने से रोक लिए क्या? तो मैं फिर कह रहा हूं, मुद्दा अगर आपका यह है कि वर्तमान में देखो हम ये हो गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कहता हूं कि स्वार्थी बनो, अगर किसान हो तो मुझे बताओ कि बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, खाद बीज के दाम कम कर दिए, नहरों में पानी आ रहा है। अगर ये बता के बीजेपी को वोट देते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तकलीफ क्या है? नौजवान, बेरोजगार, किसान, नौकरी पेशा, शोधार्थी, विद्यार्थी, भैया दाढ़ी वालों को टाइट करके रखते हैं। मुद्दे सबके साथ, छोटे से लेकर के बड़ा, नौकरी पेशा से लेकर बेरोजगार, मुद्दे सबके। अगर बेरोजगार मुझसे कहता है कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तकलीफ इस बात की है कि अपने बच्चे की फीस कैसे दोगे ये पता नहीं है, लेकिन चीन ने डोकलाम में क्या कर दिया ये पता है। क्यों? क्योंकि ये भांड, दलाल, कॉर्पोरेट मीडिया आपको सुबह से शाम तक यही समझाता है। कौशलेंद्र भैया की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। घर पे कोई भी आए वोट मांगने, कोई भी आए, महापुरुषों की जयंतियों पर छुट्टियां मत मांगो, महापुरुषों की मूर्तियां मत मांगो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भागीदारी, हिस्सेदारी, जातिवाद जनगणना मांगो। कोई भी आए, जब डिमांड तुम्हारी होगी, उस डिमांड के आधार पर कोई विधायक सांसद बनेगा, तब तुम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हो कि भाई हमने तो तुम्हें इस वजह से वोट दिया था, तुमने जिस वजह से वोट दिया था वो मिल रहा है। किस मुंह से कहोगे कि तुमने हमारे काम नहीं किए? तुमने सड़क के आधार पर वोट दिया था क्या? बरेली की सड़कें देख लो, गोरखपुर होके आया हूं, गोरखपुर की सड़कें देख लो। तुम्हारे एजेंडे में सड़क थी क्या? तुमने कभी किसी विधायक को कहा क्या कि अस्पताल बनवा दो तब वोट देंगे? बता दो, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कभी कहा हो तुमने? जो तुम्हारे मुद्दे थे, मूर्तियों से वोट दूरता है तो दूर रहा है। मुद्दे में थी मूर्ति, मुद्दे में थी जयंती, मनवा लो जयंती, लगवा लो मूर्ति। तो भाई सिर्फ मेरा अनुरोध इतना है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सबको सब कुछ दिख रहा है। आजाद भारत के इतिहास में आंखों देखा इतना बड़ा घोटाला आज तक आपने नहीं देखा होगा कि देश का प्रधान सेवक, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करिए, लाइव दिखाइए, डीजीपी के पास भेज दीजिए, चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दीजिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं एक पत्रकार होने की हैसियत से। आजाद भारत में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। यहां बैठे हुए तमाम शख्स, सरकारी कर्मचारियों से पैसा लिया गया, बूढ़ी माताओं के गुल्लक तोड़वा दिए गए, बच्चों के गुल्लक तोड़वा दिए गए,
कोरोना काल में अरबों खरबों रुपए पीएम केयर्स फंड के नाम पर इकट्ठे करवा लिए गए। अब देश का प्रधान सेवक दिल्ली हाई कोर्ट में, एक एक बात कोट कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में देश का प्रधान सेवक कह रहा है कि वो पैसा सरकारी खजाने में गया ही नहीं, मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फंड था। वो जनता की केयर्स के लिए नहीं, पीएम के केयर्स के लिए था। उसका नाम बिल्कुल सही रखा गया था, पीएम केयर्स फंड, नाम गलत नहीं रखा था। एक्चुअल में वो प्रधानमंत्री जी की केयर करने के लिए था। समझने की भूल हो गई। सरकारी कर्मचारी किसने पैसा नहीं दिया, ठोक करके सरकार आपसे कह रही जाओ नहीं बताएंगे, जो करना हो कर लो। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि पेट्रोल डीजल की समस्या हो जाए, खाद की किल्लत हो जाए, नौकरी छीन लो, आरक्षण छीन लो, सब कुछ कर दो, बाद में धर्म की अफीम, राष्ट्रवाद का झुंझुना थमा दो, सारे काम हमारे मैनेज हो जाएंगे। अनुरोध कर रहा हूं कि फलाने को टाइट करने के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो। फलाने टाइट है कि नहीं, फलाने की दुकानदारी खत्म हुई कि नहीं, फलाने के कट्टी खाने खत्म हुए कि नहीं, ये बाद में तय कर लेना। पहले ये देख लो कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में कौन घुस गए, पहले ये देख लो कि ठोक करके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में कौन घुस गए, पहले ये देख लो कि ये सरकार के मूल एजेंडे में क्या है। एक छोटे से उदाहरण के साथ बात खत्म करूंगा। कल का मैंने वीडियो बनाया है, जैसे ये समझेंगे कैसे कि किसकी सरकार है। मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको समझना हो कि सरकार किसको फैसिलिटेट करने के लिए बनी है, किसका वोट लेकर के, तो मूल सरकार की भावना को आपको समझना पड़ेगा। 2019 में इस देश में ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया। कोई डिमांड नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, 4 दिन के अंदर सवर्णों को दे दिया गया। तो आपने समझ लिया कि भैया सवर्णों के हित में काम करने वाली सरकार है और इसने सवर्णों को दे दिया। हैरत की बात देखिए, नियुक्ति विभाग ने 24 अक्टूबर को एक निर्णय निकाला। 2016 में जो वैकेंसी निकली थी, 2016 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियुक्तियां 2016 में निकली थी। 2019 में आकर के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होता है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि 2016 की भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। क्या अगर पिछड़ों की सरकार है तो एक मुद्दा बता दो पिछड़ों का जो तुमको बिना मांगे, बिना लड़े, बिना लाठी खाए मिल गया होगा। 69,000 भर्ती में आपके लड़के लाठी खा रहे हैं। कम से कम जातिवाद करते समय, स्वार्थवाद करते समय उनके बारे में तो सोच लो। और फिर से कह रहा हूं, जातिवाद कर रहे हो तो जातिवाद ढंग से कर लो, सत्ता की चापलूसी को जातिवाद नहीं कहा जाता। राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन निश्चित रूप से बड़ा विषय है, इग्नोर मारते हैं, तमाम लोग इस बारे में बता चुके हैं। सीधे मुख्य मुद्दे पर आता हूं। प्रजापति जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। अब समस्या यह है कि प्रजापति समाज का व्यक्ति, नाई समाज का व्यक्ति, तेली समाज का व्यक्ति अगर कह दे कि पिछड़ी सरकारों ने, पिछड़े और दलित वर्ग की सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये मूर्ख है, ये संघी एजेंट है। ये भी तो समस्या है। प्रजापति हिस्सेदारी मांग ले, नाई हिस्सेदारी मांग ले, निषाद हिस्सेदारी मांग ले, राजभर हिस्सेदारी मांग ले, तो संघ के एजेंट हैं। सवाल यह है कि बीजेपी आ कैसे गई? जिस उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति कांसीराम साहब से लेकर के मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित जैसे लोग, महाराज सिंह भारती जैसे लोग जहां पैदा हुए, जिस धरती पर बीजेपी ने मूर्ख कैसे बना लिया। हम जो बार बार बात करते हैं धर्म की, बहुजन समाज के नेता अपने नकारेपन को छुपाने के लिए ईवीएम और धर्म की बात करते हैं। अगर धर्म के आधार पर बीजेपी आ रही होती तो जिस समय बाबरी ढांचा गिरा था, उससे ज्यादा जय श्री राम के नारे कभी नहीं लगे इस प्रदेश में। अगर धर्म के आधार पर बीजेपी आ रही होती तो उस समय भी आ जाती। मगर हमारे पिछड़े और दलित समाज की कही जाने वाली पार्टियों से भूल हुई है, चूक हुई है। निश्चित तौर पर उन्होंने सामाजिक न्याय को एक जाति में सिमेट करके रख दिया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जाति के नेता तैयार करे और जाति की पार्टियां तैयार करी और उनको मूर्ख बना करके कह दिया, देखो तुम्हारे मुखौटे हमने सामने रखे हैं।
केशव प्रसाद मौर्य को कितना गुलाम कह लीजिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर गुलाम डिप्टी सीएम बीजेपी दे सकती है तो तुमको गुलाम डिप्टी सीएम देने में तकलीफ क्यों है? मेरा सवाल यह है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य गुलाम है, मैंने भी कहा गुलाम है, आपने कहा स्वतंत्र देव सिंह गुलाम है, हमने भी कह दिया भैया गुलाम है, तो जब गुलाम की इतनी इज्जत है तो गुलाम तुम भी पैदा कर लो। तुमको किसने मना किया कि 4 डिप्टी सीएम ना बनाओ? हिस्सेदारी भागीदारी दिए बिना सिर्फ ये कहने से कि कुर्मी गुलाम हो गए, मौर्य गुलाम हो गए, प्रजापति गुलाम हो गए, नाई मूर्ख हो गए, काम नहीं चलेगा। सही अर्थों में अगर हमने सामाजिक न्याय का पालन किया होता, कुर्मी अगर कुर्सी पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज का व्यक्ति आ जाए और कुर्मी आ जाए, अगर कुर्मी ने गलत किया है तो उसको सजा दे दो, ये सामाजिक न्याय है। प्रजापति अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है और नाई समाज का व्यक्ति आ जाए, प्रजापति ने गलत किया है तो नाई को का साथ दो, ये सामाजिक न्याय है। हम लोगों ने सामाजिक न्याय को छोड़ा, इसलिए बीजेपी ने जाति के मुखौटे तैयार किए और उनका लाभ लिया। हम सब की जिम्मेदारी है, जो भी जहां जिस पद पर जिस कुर्सी पर बैठा है उसको असली सामाजिक न्याय का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता तो बदल जाएगी, लेकिन माता प्रसाद पांडे जैसे लोग सचिवालयों में अपने लोगों की भर्तियां करते रहेंगे, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनते रहेंगे। ये दोनों ही काम बीजेपी में नहीं हुए, दोनों ही काम सपा और बसपा में हुए। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने जाति के ठेकेदारों को कचोटो, लपेटो और कहो अध्यक्ष जी, जब 10 साल के लड़के के चरण पखार रहे थे तो बदनामी हो रही थी समाज की, कहना पड़ेगा। उसके लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं है कि हम ही कहें, आप सब जिम्मेदार हैं कि उनके घर पे जाके तो तेल लगाने ना जाओ, उस तेल लगाने के बीच में यह भी बता दो कि अध्यक्ष जी समाज का इतना अपमान न करवाओ, 10 साल का लड़का जब पैर पखारते हो तो समाज की बदनामी होती है, सबकी जिम्मेदारी है। अंतिम बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, पटना जहां बुलाया जाता है, हर मंच पर बातें होती हैं, तालियां भी बजती हैं, तो यहां बैठा हुआ हर शख्स पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में है क्या? है सर, हर शख्स है। तो लाल धागे वाले नहीं होने चाहिए अगर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध नहीं है तो घर में नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। नव ब्राह्मणवाद नहीं, नव ब्राह्मणवाद नहीं। अभी जो माफी चाहता हूं मंच से, आप कह रहे थे कि कुर्मियों ने अपने मंदिर बना लिए, ये नव ब्राह्मणवाद है, नव ब्राह्मणवाद। नीरज भाई, मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाता हूं, कुर्मी को बुला लेता हूं, ये नव ब्राह्मणवाद है। क्योंकि यहां बैठे हुए लोग अपनी भैंस का खाएंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण, आपने कहा कि गोबर दूसरे की भैंस का नहीं खाएंगे, अपनी भैंस का खा लेंगे, लेकिन खाएंगे गोबर ही। नीरज भाई ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, पंडित वो यादव पुरोहित को बुला लेते हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई यादव के वंशज अगर हो तो संपूर्ण क्रांति की बात करो, लोहिया की तरह अर्ध क्रांति की बात मत करो। इन लोगों में और लोहिया में जो नहीं बनती थी उसका वजह सिर्फ ये था कि लोहिया रामायण मेला लगवाते थे और रामस्वरूप वर्मा ईश्वर की सत्ता के विरोध में थे। अगर चाहते हो कि यह ब्राह्मणवाद हमारे सर के ऊपर से हटे तो सिर्फ ब्राह्मण को गाली मत दो, छोड़ दो, इग्नोर मारो। वो जो कर रहे हैं, मैं पंडित दिनेश शर्मा का फैन हूं, शायद उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा से मुझसे बड़ा कोई प्रशंसक नहीं होगा। पंडित दिनेश शर्मा को जिस वजह से डिप्टी सीएम बनाया गया था, एक एक दिन उसने ब्राह्मण समाज की भलाई के लिए किया है, एक एक दिन। बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं उस शख्स का। 24 घंटे उसने सोचा है कि मैं ब्राह्मणों को कैसे नौकरियां दे दूं। जो जातिवादी अपने आप को कहते थे, उन सरकारों से पूछो कितने यादवों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। धर्मवीर यादव गगन भाई बैठे हुए हैं, जेएनयू के स्कॉलर हैं, रिसर्च किया है, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम किया हमारी सरकारों ने? ठोक करके भर्तियां की हैं, ठोक करके। जो शिक्षक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा पास नहीं कर पाए, पंडित दिनेश शर्मा ने उनको परमानेंट कर दिया। धन्य है ऐसा आदमी जो अपने जाति समाज के लिए इतना काम करता है। भाई सरकार में 4 लोग पावरफुल है, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, 2 पिछड़े 2 अगड़े, दोनों के काम और दोनों के काम में अंतर देख लो। कौन किसके लिए बैठाला गया है, कौन राम मंदिर के लिए है,
कौन प्रयागराज के कुंभ के लिए है और कौन नौकरियां देने के लिए है। देख लो उठा करके, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। स्पष्ट देख लो कि किससे क्या बुलवाया जाता है, किससे क्या करवाया जाता है। तो हम अगर दिनेश शर्मा के फैन हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर फैन हूं, तो हमारे बहुजन नेताओं को भी ये समझना और सीखना चाहिए कि वर्गवाद क्या होता है। केवल सिपाही की नौकरी से काम नहीं चलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने पड़ेंगे। क्यों? एक असिस्टेंट प्रोफेसर के सामने पीसीएस और आईएएस भी कुछ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों बच्चों को रिटन में नंबर देता है, पास फेल करता है, इसके बाद इंटरव्यू में नंबर कम ज्यादा करके उसको टॉप करवाता है। और अगर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर है तो पीसीएस और आईएएस के इंटरव्यू में लेने जाता है और उसमें बहुजन समाज के लड़कों को कम नंबर देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यह भूमिका होती है। ये दिनेश शर्मा, आरएसएस और बीजेपी जानती है, लेकिन हमारे बहुजन नेता नहीं जानते। इसलिए अनुरोध करता हूं कि पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करना है तो हर सीढ़ी को खत्म करना पड़ेगा। अहीरों को, कुर्मियों को, गड़रियों को, तेलियों को, सबको ये मानना बंद करना पड़ेगा कि हमसे नीचे कोई भी है। हमसे जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि ये कुर्मी काछी हमारे सामने कहां लग रहे, हमें तकलीफ हो गई, हमारा छत्रित्व तो एकदम कांपने लगा, भुजाएं फड़फड़ाने लगी। लेकिन जब कुर्मी ने नीचे देखा कि तेली हमारे सामने कहां लग रहे हैं, हम तो किचन में नहीं घुसाते हैं, तो हमारा छत्रित्व बढ़ गया। जब तेलियों ने और नीचे देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये गड़हरिया हमारे सामने कहां लग रहे, तो उनका आत्मसम्मान एकदम उठ गया। गड़हरिया ने और नीचे देखा, उन्होंने कहा वाल्मीकि हमारे सामने नहीं लग रहे। वाल्मीकि ने और नीचे देखा, उन्होंने कहा भंगी हमारे सामने नहीं लग रहे। चमारों ने और नीचे देखा, उन्होंने कहा ये डोम हमारे सामने नहीं लग रहे। कोई किसी के सामने नहीं लग रहा। अनुरोध इतना है कि जातिवाद की सीढ़ी को अगर तोड़ना है, ऊपर से मत तोड़ो। और कुर्मियों से अनुरोध है कि भैया क्षत्रिय काहे को बन रहे हो, अगर जाति में ऊपर बढ़ना है तो डायरेक्ट ब्राह्मण ही बन जाओ। भाई सेकंड क्लास का आदमी काहे चुन रहे हो यार? जब बढ़ना ही है अगर, तो फर्स्ट क्लास में भाई ब्राह्मण सबसे बड़ी जाति है आप लोगों के हिसाब से। भाई मैं तो शूद्र कुर्मी हूं, तो मेरे लिए तो छत्री पत्री मतलब नहीं है। जो छत्री वाले कुर्मी हैं, छत्री वाले अहीर हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि छत्री सेकंड क्लास का चुन रहे हो, डायरेक्ट ब्राह्मण, सीधे सर्वश्रेष्ठ, सीधे घोषित करो सारा जो आपसे अपने आप में ब्राह्मण। सारा टंटा खत्म। बहुत आप लोगों का समय ले लिया, अंतिम लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। घर में ये डिसाइड करो कि टीवी पर देखा क्या जाएगा। डायन, चुड़ैल, नागिन, छोटा भीम, बाल हनुमान नहीं देखने दो। महिलाओं, बच्चों को अंधविश्वास, पाखंड वाले सीरियल नाटक मत देखने दो। मुंह नुचवा किसके समय में आया था? अटल सरकार में। और चोटी कटवा किसके समय में आया? मोदी सरकार में। मतलब ये सरकारें समय समय पर चेक करती रहती है कि कुछ बुद्धि आई कि नहीं आई। और जब सरकार चेक कर लेती है कि ये लोग वही हैं मुंह नुचवा वाले, चोटी कटवा पे भरोसा कर रहे हैं, उनने कहा देव अफीम करना, कोई जरूरत नहीं है शिक्षा देने की, कोई जरूरत नहीं रोजगार देने की। मूर्ख है और महामूर्ख बनने को तैयार है। अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करता हूं। कबीर मेरा बेटा यहां आया है, नाम उसका कबीर है। अभी किसी ने पूछा सत्य, आप ही ने कहा कबीर पटेल, मैंने कहा नहीं कबीर। कबीर के साथ पटेल कैसे हो सकता है? कबीर तो कबीर है, उसका नाम कबीर है। जन्म से लेकर अभी तक, सामने बैठा हुआ गवाह है, जन्म से लेकर अभी तक न काला धागा है, न लाल टीका है, न कुर्मी बांधने आया, न ब्राह्मण बांधने आया, कोई जरूरत नहीं। न मंदिर गया, न मस्जिद गया, न गुरुद्वारे गया, कोई सिस्टम नहीं। ना उसको नजर लगती है, नजर भी नहीं लगती उसको। तमाम बच्चों को लग जाती होगी, लेकिन कबीर को नजर नहीं लगती। बात अपनी खत्म करता हूं। अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर चंदापुरी जी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर चंदापुरी जी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है दुनिया वालों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान।